जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कला के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो स्टेट एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथी काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि आज के क्लास में दोस्तों हम लोग PYQ देखेंगे और उसके सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। तो दोस्तों जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठिए और जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर आप अपने पेपर में नोट डाउन करें और अंतिम में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका सही आंसर, सही नंबर कितना आ रहा है मेरे साथी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बताइए। एक में बोला गया स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि है। बताइए क्या विधि है मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में है विषय केंद्रित, बी में है शिक्षक केंद्रित, सी में है शिक्षार्थी केंद्रित, डी में है समस्या समाधान केंद्रित। तो हमसे पूछा गया है स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि है, तो क्या होगा मेरे साथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि होती है विषय केंद्रित। क्या होगा, विषय केंद्रित। तो आइए मेरे साथी हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बच्चों को विशेष तथ्य एवं उदाहरण देने से पहले उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बताइए क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमूर्त नियम और सिद्धांत। क्या बोला है, अमूर्त नियम और सिद्धांत। बी में है सामान्य नियम और सिद्धांत, सी में है जटिल नियम और सिद्धांत, डी में है कठिन नियम और सिद्धांत। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामान्य नियम और सिद्धांत बच्चों को पहले विशेष तथ्य और उदाहरण देने से पहले बताना चाहिए, मतलब उनके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या बोला जा रहा है। अनुभवजन्य ज्ञान वह है जिसे विद्यार्थी प्राप्त करता है। बताइए क्या है यहाँ पे, अनुभवजन्य ज्ञान वह है जिसे विद्यार्थी प्राप्त करता है। तो क्या है भाई मेरे साथी, अनुभवजन्य ज्ञान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पढ़ना, बी में है कल्पना, सी में है शिक्षक का व्याख्यान और डी में है उसका अपना अवलोकन। बताइए मेरे साथी क्या होगा। तो अनुभवजन्य ज्ञान होता है बच्चा का खुद का अवलोकन, तो उसका अपना अवलोकन क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, भावात्मक क्षेत्र के उपसमूहों का सही क्रम है। बताइए भावात्मक क्षेत्र के उपसमूहों का सही क्रम क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, भाग लेना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण करना, क्षेत्र चित्रण करना और डी और अंतिम में है संगठित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में बोला है मेरे साथी भाग लेना, प्रतिक्रिया देना, क्षेत्र चित्रण करना, मूल्य निर्धारण करना और अंतिम में है संगठित करना। ठीक है, उसके बाद फिर सी में है भाग लेना, मूल्य निर्धारण करना, प्रतिक्रिया देना, संगठित करना, चरित्र चित्रण करना। ठीक है, तो सभी साथी को इसका क्रम बताना है, उपसमूहों का सही क्रम क्या होगा भावात्मक क्षेत्र का, वो हमको बताना है। तो सभी साथी इसको पढ़ते चलिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी में है भाग लेना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण करना, संगठित करना, चरित्र चित्रण करना। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा भाग लेना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण करना, संगठित करना और अंतिम हो जाएगा चरित्र चित्रण करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही क्या है, उपसमूहों का सही क्रम है भावात्मक क्षेत्र का। ठीक है मेरे साथी, तो सभी साथी इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन को सिम्पसन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। बताइए इसको कब वर्गीकृत किया गया था, वो हमसे क्या पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, साल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1962 में, बी में है 1972 में, सी में है 1982 में और डी में है मेरे साथी 1992 में। तो बताइए इसको कब वर्गीकृत किया गया था। तो मेरे साथी इसको किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इसमें क्या बोला गया है, समस्या समाधान विधि है। अब समस्या समाधान विधि क्या है हमसे वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक शिक्षक नियंत्रित निर्देश,
बी में है तकनीकी स्कूलों और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उपयोग किया जाता है। सी में है विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं से रूबरू कराकर और उन्हें हल करने का अवसर और स्वतंत्रता देकर उनके दिमाग को प्रशिक्षित करती है। बताइए मेरे साथी, प्रशिक्षित करती है। फिर डी में है जिसका उपयोग निचली कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किया जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? समस्या समाधान विधि का सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं से रूबरू कराकर और उन्हें हल करने का अवसर और स्वतंत्रता देकर उनके दिमाग को प्रशिक्षित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है मेरे साथी? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण हमको बताना है। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है लक्ष्योन्मुख विधि, बी में है रचनात्मक विधि, सी में है चयनात्मकता और डी में है मेरे साथ ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण इसमें से कौन कौन होंगे मेरे साथी? इसमें ये तीनों गुण होंगे। इसका लक्ष्य उन्मुख भी होगा, रचनात्मक विधि भी हो गया और चयनात्मक भी होगा, मतलब ये तीनों होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। नाटक या रोल प्ले का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बताइए मेरे साथी, नाटक या रोल प्ले का उद्देश्य कौन सा नहीं है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मनोरंजन और आनंद, सी में है सामाजिक कौशल का विकास, डी में है बातचीत के कौशल का विकास। बताइए, सॉरी, सी में है बातचीत के कौशल का विकास और डी में है रिहर्सल अवश्य करना। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ ही देखिए, नाटक या रोल प्ले का उद्देश्य ये तीनों है, मनोरंजन का आनंद, सामाजिक कौशल का विकास, बातचीत के कौशल का विकास। ये क्या है? ये तीनों इसके उद्देश्य है। अब उद्देश्य कौन नहीं है? तो रिहर्सल अवश्य करना ये उद्देश्य नहीं है। ये क्या है? ये आपको प्रैक्टिस का भाग है। मान लीजिए उद्देश्य तो आपका मनोरंजन और आनंद हो जाता है नाटक का, सामाजिक कौशल का विकास ये आपका उद्देश्य में आ गया, बातचीत के कौशल का विकास ये आपका उद्देश्य में आ गया, लेकिन रिहर्सल अवश्य करना ये उद्देश्य का पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस का पार्ट है, ये अभ्यास का पार्ट है रिहर्सल करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। समय सीमा के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? बताइए मेरे साथी, समय सीमा के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है मेरे साथी 5। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समय सीमा के आधार पर पाठ योजना 3 प्रकार की होती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके तीनों प्रकार का नाम जान लेते हैं। तो समय सीमा के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होगी मेरे साथी? 3 प्रकार के। फर्स्ट क्या होगा? दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? साप्ताहिक पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा मेरे साथी? मासिक पाठ योजना, मासिक पाठ योजना। अब देखिए, आप जो देख रहे हैं मेरे साथी दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना, मासिक पाठ योजना, अब ये कितने कितने दिनों का होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, दैनिक पाठ योजना मेरे साथ हो जाता है 1 दिन का। ठीक है, और साप्ताहिक हो जाएगा 7 दिन का और मासिक हो जाएगा मेरे साथी 30 दिन का। तो अब सभी साथी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि समय सीमा के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तीनों का नाम सभी साथी यहाँ पे समझ गए। तो आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? किस प्रकार की पाठ योजना सरल एवं सटीक है? बताइए, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है ना, किस प्रकार की पाठ योजना सरल एवं सटीक होगी मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए में है दैनिक पाठ योजना, बी में है साप्ताहिक पाठ योजना, सी में अनुक्रमिक पाठ योजना और डी में है मेरे साथी मासिक पाठ योजना। तो ये कौन सा होगा? तो ये मेरे साथ हो जाएगा दैनिक पाठ योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है मेरे साथी?
सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है बताइए। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक का नाम हमको बताना है। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, हमको उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पैक और टकर, बी में है मैककॉलन, सी में है क्लिफ्ट और डी में है D.W. एलन और कीथ एचिसन। बताइए मेरे साथी इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, D.W. एलन और कीथ एचिसन। इन दोनों शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर 1960 में सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। कब किया मेरे साथी? 1960 में सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये दोनों शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर D.W. एलन और कीथ एचिसन ने 1960 में सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे साथी क्या बोला है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है बताइए आप। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है मॉडल पाठ की प्रस्तुति, बी में है विशिष्ट कौशल का चयन, सी में है सूक्ष्म शिक्षण का सैद्धांतिक ज्ञान देना, डी में हमारे साथ सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद जो होता है वो होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना। क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना इसका प्रथम पद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये मेरे साथी, शिक्षण की योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए। शिक्षण की योजना के बारे में मेरे साथी जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक को विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो सही बात बोल रहा है शिक्षण की योजना के कथन में। फिर बोल रहा है शिक्षक कक्षा में आक्रामक हो जाते हैं। आपको तो अब देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। सी में छात्रों को नियमित रूप से सार्थक फीडबैक प्रदान करने के तरीकों की योजना बनाना। बात तो सही कह रहा है। डी में पाठ्य पुस्तकों लेखों की प्रतियों आदि पर निर्णय ले आदेश दे जिनकी आवश्यकता होगी। तो ये बात तो सही है। इसमें क्या गलत हो जाएगा मेरे साथी? शिक्षक कक्षा में आक्रामक हो जाते हैं। बस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई क्लासरूम में आक्रामक शिक्षक को नहीं होना है। तो शिक्षण की योजना के बारे में यही कथन गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मेरे साथी। कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है, आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतः क्रियात्मक सेटिंग में सीखने की प्रक्रिया का आधार है? बताइए क्या है वो शिक्षाविद के बारे में जिन्होंने ये सिद्धांत देने का काम किया। तो वो किनका सिद्धांत है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है वाटसन का एसआर सिद्धांत, बी में है स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत, सी में है वाइगोस्की का रचनावादी सिद्धांत, डी में है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाइगोस्की का रचनावादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति। शक्ति का मतलब होता है मेरे साथी अधिकार। ठीक है, यहाँ पे शक्ति का मतलब क्या होता है? अधिकार। बी में है बेहतर ज्ञान और सेवा, सी में है बेहतर प्रयास एवं सेवाएं, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, इसका सही जवाब क्या होगा? तो पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे साथी श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति, मतलब श्रेष्ठ ज्ञान और अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? बताइए निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? अप्रत्यक्ष विधि के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी प्रश्नावली, बी में है पुस्तकालय अभिलेखों का विश्लेषण, सी में है गतिविधि अनुसंधान और डी में है मेरे साथी डायरी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पुस्तकालय अभिलेखों का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए।
पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। बात सही है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण कौन करता है? समाज करता है। यह कथन बताता है कि, यह कथन क्या बताता है बताइए मेरे साथी? यह जो कथन आप यहाँ पे देख रहे हैं, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या बताता है? तो ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में ए में बोला है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, बी में लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, सी में है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, डी में है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिल से अपने पेशे के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिल से अपने पेशे के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। तो इसमें क्या है सर इसका मतलब? तो ऑप्शन नंबर ए में है बेईमान, बी में है अन्याय, सी में ईमानदार और डी में पक्षपातपूर्ण। तो अब वो शिक्षक क्या हो जाएगा मेरे साथी? जो अपने पेशे के प्रति क्या है? समर्पित और प्रतिबद्ध है। तो मेरे साथी वो होता है ईमानदार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब बताइए। एक शिक्षक ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है क्योंकि वह क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए में समाज के प्रति समर्पित है, बी में एक सामाजिक प्राणी भी है, सी में देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखा सकता है और डी में वह अपने बारे में कम और समाज के बारे में अधिक सोचता है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखा सकता है। कौन? एक शिक्षक। इसलिए क्या कहा गया है कि वह शिक्षक समाज की प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। एक शिक्षक समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है क्योंकि वह देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक इस बात को ध्यान रखना है कि शिक्षक जैसा युग लाना चाहेगा वैसा बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बताइए मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है विद्यालय के प्रति नियमों का विरोध करने की भावना से, बी में है छात्र द्वारा अपनी इच्छा से कुछ भी करने से, सी में है स्वयं का स्वतंत्र विकास तथा दूसरों की स्वतंत्रता की पहचान ताकि वे भी समान ढंग से विकसित हो, फिर डी में है शिक्षक जैसा सोचते हैं वैसा पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ ही शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं का स्वतंत्र विकास तथा दूसरे की स्वतंत्रता की पहचान ताकि वे भी समान ढंग से विकसित हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए मेरे साथी। मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुश्रवण करता है, मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुश्रवण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? प्लेसमेंट मूल्यांकन, बी में रचनात्मक मूल्यांकन, सी में नैदानिक मूल्यांकन और डी में मेरे साथी योगात्मक मूल्यांकन। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो मेरे साथी मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुश्रवण करता है उसको हम लोग बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बहुत सारे साथी ना अब क्या लगा देंगे? रचनात्मक मूल्यांकन लगा देंगे कि सर रचनात्मक मूल्यांकन भी क्या है? सीखने की प्रगति का अनुश्रवण करता है। लेकिन देखिए रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ना सीखने की प्रगति के साथ साथ बच्चों में सोचने की क्षमता, तार्किक और उसमें रचनात्मकता को भी आंकता है, मतलब उसका भी आकलन करता है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में बोला है मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुश्रवण करता है, मतलब सिर्फ सीखने की प्रगति का है तो हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। संख्यात्मक मानों की व्याख्या को कहा जाता है। बताइए संख्यात्मक मानों की व्याख्या को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है टेस्ट, बी में है मापन, सी में है आकलन और डी में है मिथ्याकरण। क्या है? मिथ्याकरण। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मापन। क्या हो जाएगा मेरे साथी? मापन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? संख्यात्मक मानों की व्याख्या कहा जाता है। तो संख्यात्मक मान की व्याख्या कौन करता है? तो वो मापन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। कौन सा आकलन तकनीक छात्रों की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मापने पर केंद्रित है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे साथ? इसको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा
हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आकलन, हमको उस आकलन का नाम बताना है जो तकनीक छात्रों की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मापने पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रचनात्मक आकलन, बी में है योगात्मक आकलन, सी में है नैदानिक आकलन और डी में है मेरे साथी मानदंड संदर्भित आकलन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे मेरे साथी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए पूर्व की मानकों के आधार पर जहाँ पे आकलन किया जाए, मापन किया जाए, वो क्या होता है? मानदंड संदर्भित आकलन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? बताइए मेरे साथी, एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो एक शिक्षार्थी का ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? प्रभावी विकास, बी में है संज्ञानात्मक विकास, सी में है मनोगत्यात्मक विकास और डी में है मेरे साथी संवेदी पेशीय विकास। इसका सही जवाब क्या होगा? तो एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो होता है संज्ञानात्मक विकास से। अब संज्ञानात्मक विकास कौन कराएगा? तो संज्ञानात्मक विकास कराने के लिए एक शिक्षक उसका सुविधादाता बनेगा, मतलब फैसिलिटेटर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक शिक्षार्थी का विकास संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? बताइए मेरे साथी, कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानाचार्य, बी में है माता पिता, सी में है शिक्षक और डी में है बच्चा स्वयं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कक्षा में बच्चा क्या पढ़ेगा इसका निर्णय तो शिक्षक द्वारा ही ना किया जाएगा। ठीक है, आप अपने कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे ये निर्णय तो आप स्वयं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आते हैं। छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? बताइए मेरे साथी, छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सीखने की शैली, बी में है व्यक्तित्व, सी में है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और डी में है मेरे साथी सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सही जवाब, इसका सही जवाब मेरे साथी सभी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? अब बताइए मेरे साथी, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सा विषय, हमको उस विषय का नाम बताना है जो अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। वो कौन सा विषय है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जीव विज्ञान, बी में इतिहास, सी में भूगोल और डी में है राजनीति विज्ञान। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा भूगोल। क्या हो जाएगा? भूगोल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भूगोल एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। आप मेरे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जो मानते हैं कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्म खोज की प्रक्रिया है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। बताइए अब ऐसे छात्रों को आप किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में है प्रतियोगिता के माध्यम से, बी में है नकल के माध्यम से, सी में है बाह्य प्रेरणा के माध्यम से और डी में मेरे साथी आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी ऐसे छात्रों को हम लोग प्रेरित करेंगे किसके माध्यम से? ऐसे छात्रों को दोस्तों हम लोग प्रोत्साहित करेंगे आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। चॉक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री है। चॉक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री है मेरे साथी। तो किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए में है दृश्य श्रव्य, बी में है दृश्य, सी में है प्रक्षेपित और डी में है मेरे साथी श्रव्य। देखिए दृश्य शब्द का मतलब होता है जिसको हम लोग सुनते भी और देखते भी, जैसे हो गया टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब क्या है? तो जैसे लैपटॉप हो गया, तो सब क्या है मेरे साथी जिसको हम लोग देख भी रहे हैं और इसके हम लोग वॉइस को भी सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें आप पिक्चर को भी देख रहे हैं और उसके आवाज को भी सुन रहे हैं, तो क्या आ जाता है? ये सब आ जाता है दृश्य शब्द सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। फिर दृश्य के माध्यम में क्या समझ लीजिए, जो सिर्फ हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई चार्ट लगा हुआ है, उस पर ग्लोब बना हुआ है, चाहे कोई बिहार का नक्शा बना हुआ है, भारत का नक्शा बना हुआ है, कोई फ्रूट का टेबल बना हुआ है, कोई मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि 2 से लेकर 20 तक का टेबल उसमें छपा हुआ है,
तो हम लोग वहां पे क्या करें, सिर्फ देख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग उसको बोलते हैं दृश्य। अब सी में है प्रक्षेपित। अब जहाँ पे हम लोग प्रक्षेपित करते हैं, जहाँ चीजों को, तो मान लीजिए कि चौक बोर्ड में प्रक्षेपित का तो सेंस ही नहीं आता है, तो हम लोग उसको छोड़ देना है ऐसा ही। फिर डी में क्या है, श्रव्य। तो डी में मेरे साथी श्रव्य जो आ रहा है सिर्फ सुनने का, जहाँ मान लीजिए रेडियो है तो रेडियो से सिर्फ हम लोग वॉइस सुनते हैं, हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, तो क्या आ जाएगा, उस श्रव्य में आ जाएगा। तो हम लोग को चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है वो बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दृश्य हो जाएगा। आप देखते हो कि बोर्ड पर जब चौक से आप लिखते हैं तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ देखता है, आप जब बोलते हैं तब वो सुन के समझता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आप कक्षा में मिट्टी विषय को पढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो किस प्रकार, तो मेरे साथी किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री विषय को पढ़ाने में सबसे अधिक सहायता साबित होगी। अब बताइए किस प्रकार की शिक्षण सामग्री, मतलब उसको समझाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा साबित होगी मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है विभिन्न मिट्टियों के नमूने, बी में है विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर वीडियो, सी में है एक फार्म हाउस का दौरा, डी में है एक चार्ट विभिन्न प्रकार के मिट्टी के चित्रों से भरा हुआ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विभिन्न मिट्टियों के नमूने के माध्यम से बच्चा को अच्छा से पढ़ाया जा सकता है, उसको अच्छे से समझाया जा सकता है और उसके अच्छे से डाउट को भी आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनको आज का क्लास कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि आप लोगों को 30 में कितना नंबर करेक्ट आ रहा है। सभी साथी कमेंट में बताएंगे। तो आशा करते हैं कि सभी साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।